हटेगा, बिल्कुल हटेगा। ठीक है सर, धन्यवाद। चलो हम अभी थोड़ा अपने विषय की तरफ आते हैं, क्योंकि आपको समझना ज़रूरी है जिस विषय की तरफ अभी हम जा रहे हैं। तो जो उदाहरण मैंने आपको बताया है और जो आपने सवाल किया, जो जानने का प्रयास किया है, तो इससे ये विषय की थोड़ी और, क्योंकि ये जो आलय विज्ञान है और क्लिष्ट मनोविज्ञान है, ये विशेषता योगाचार दर्शन की एक विशेष खोज भी कह सकते हैं। क्योंकि ये जो दोनों विज्ञान और दोनों प्रकार के जो शब्द जो है विज्ञान के लिए जो इस्तेमाल किए गए, वो थेरवाद परंपरा में हमें इस शब्दों के साथ में दिखाई नहीं देते हैं। उसके दूसरे शब्द हैं, वहाँ पे भी हमें इस अनुभव को बताया गया है, जिसको हम आलय विज्ञान कहते हैं, बुद्ध के मतलब ओरिजिनल टीचिंग में। लेकिन जो शब्द इस्तेमाल करके जिस प्रकार से 6 प्रकार के विज्ञान के साथ में 7वां और 8वां प्रकार का जो विज्ञान जो है, और उसके बारे में जो जानकारी है या उसके कार्य को या उस पे उसका जो स्वभाव है, और उस स्वभाव के साथ में कौन सी भावना जुड़ी हुई है, कौन सा क्लेश जुड़ा हुआ है, हाँ, जिससे ये सभी जो हमारी देखने की जो दृष्टि है मिथ्या हो जाती है। कभी कभी हम ये पढ़ते भी है, समझते भी है कि शब्दों में कि मिथ्या दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि है, ये सत्काय दृष्टि है। लेकिन वो शब्दों में समझने के साथ हमें मन के उस भाव में ढूंढना है कि वो किस प्रकार का मन है, कौन सा मन है जिसको मिथ्या दृष्टि के साथ में हमें अभ्यास हम करते हैं। इस शब्दों में तो मिथ्या दृष्टि समझ में आ जाती है कि हाँ, मिथ्या दृष्टि मतलब यह है, लेकिन मन के स्तर पर समझना और जानना और पहचानना, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है। हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर बौद्ध धर्म में अगर आप एडल्ट होना चाहते हैं, अभी हम बच्चे हैं, ठीक है, बालक है, अगर हम एडल्ट होना चाहते हैं, वयस्क होना चाहते हैं या सक्षम होना चाहते हैं, तो सक्षमता तभी विकसित हो सकती है या होने की पूरी संभावना है जो भी शब्द से हम चीज़ों को जान रहे हैं वो मन के उस कुछ न कुछ भाव के साथ में जुड़े हुए हैं। अगर उस भाव या उस मन के क्षेत्र को अगर आप जान ले, कुछ न कुछ अनुभव अगर हमें हो जाए या करने का हम प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि बाकी जो आगे की जो जर्नी जो है हमारी आध्यात्मिक, बहुत ही सफल और आनंददायी हो सकती है। और इसलिए हमें अपने मन के उस स्वरूप को जानने का, देखने का हमने बार बार प्रयास करना चाहिए। कभी कभी ध्यान न करते हुए हमने मन को ही देखने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान तो हम करते ही है, ध्यान में मन को ही देखना होता है, लेकिन कभी कभी हम ज़्यादा विषय को ही देखते हैं। मन की जो अनुभूति है, गहराई है, उसमें अपना उतना मतलब हम कार्य नहीं कर पाते। तो मन को ही डायरेक्ट, मतलब मन क्या है, कैसे मैं उसको देखता हूँ, उसका क्या स्वरूप मुझे रोज के जीवन में, कुशल और अकुशल कर्म में, या अभी तक का मैंने जो जीवन जिया है उसमें कौन सा मुझे स्वभाव मेरे जीवन में दिखाई दे रहा है कि मैं काफ़ी पीड़ित हूँ, दुखी हूँ। तो ये जो ऑब्जर्वेशन जो है मन का, एक हमें एक अच्छा सक्षम साधक होने के लिए या शरणगमन को परिणाम कारकता से और गहराई में ले जाने के लिए इसकी हमें बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि इसी के लिए मैंने अभ्यास को पसंद किया, ताकि हम मन को थोड़ा और ज़्यादा विशेषता जो योगाचार दर्शन से जो 8 प्रकार का जो विज्ञान है, वही हमारा जीवन है। अगर हम जीवन की बात करें कि जीवन के अस्तित्व में जो चैतन्य है, चित्त है, मन है, जो पूरे हमारे
अस्तित्व को नियंत्रित करता है, प्रभावित करता है, वही शत्रु है, वही मित्र है, वही बंधन है, वही मुक्ति है, हाँ? वही संसार है, वही निर्वाण है। तो इन सभी स्वरूपों के साथ जिस चित्त को, जिस मन को बुद्ध ने या बौद्ध दर्शन ने हमें समझाया है कि जो हमारे ही अस्तित्व में हमेशा वो कार्यान्वित है, क्योंकि हमारा मन देखने के लिए हमें किसी के पास में जाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ? या किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि मेरा मन क्या है। हम खुद ही अपने मन को काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सिर्फ थोड़ा हमें अपने आप पे भरोसा रखिए और थोड़े ऑनेस्ट बनिए कि जैसे बुरे हैं तो बुरे ही स्वीकार करें, कोई बुरी बात नहीं है। हम कितने बुरे हैं, हाँ? या कितने लोभी है, द्वेषी है, अहंकारी है, कोई बुरी बात नहीं है। देखने में कोई बुरी बात नहीं है, हाँ? बुरी वो है कि जब उसका हम कर्म और उसको नहीं छोड़ते, वो बुरा है, हाँ? बुरा तब है कि उसको हम नहीं देखते हैं और नहीं छोड़ना चाहते हैं और उसी के साथ जीना चाहते हैं, वो बुरा है। तो क्या बुरा है, क्या नहीं बुरा है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, हाँ? उसकी जो आपकी जो क्षमता है, जिसको हम धम्म विचय कहते हैं, हाँ? और धम्म विचय एक अपने आप में जागृति का परिणाम है। जैसे जैसे हम जागृत होते हैं तो आपका धम्म विचय आपको एकदम आपके आसपास में हर जगह पे आप उसको आंखों के सामने या आपके हर कृति के साथ में या बाद में, कभी कभी साथ में नहीं भी होता है, हम काफ़ी कह सकते हैं कि हमारी जो आदत है उसके हिसाब से हम काम करते हैं, हाँ? लेकिन काम होने के बाद में भी हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि मैंने जो किया है वो क्या एज प्रॉपर था कि कुछ उसमें गलती थी। तो नेक्स्ट जो हमारा टास्क होगा, नेक्स्ट जो हमारा कार्य जो होगा, तो उसमें हम कहीं ना कहीं थोड़ा तो बदलाव जरूर ला सकते हैं। और थोड़ा बदलाव मतलब बहुत बड़ा बदलाव है। तो आलय विज्ञान का स्वरूप इसमें जो बताया गया है, कुछ शब्द जो है ना वो मतलब सहजता से समझिए, मतलब बहुत क्या कहते हैं कि मन को पूरी तरह से ऐसा मत समझिए कि मेरा मन मेरे मन को नहीं समझ रहा है, नहीं जान पा रहा है। अगर हम हमारे मन को नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा। हम बिल्कुल जानते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं विश्वास नहीं हो रहा है कि सही में मैं, क्योंकि जितने कर्म हमने किए हैं या हम करते हैं, हाँ, उसको देखने वाला हमारा ही मन होता है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं अपने मन को नहीं जानता हूँ। और ये मन की बहुत मूल जो स्रोत है, उसका स्वरूप है, जिसको हम आलय विज्ञान कहते हैं। आलय और विज्ञान दो शब्दों से ये शब्द बना है। आलय मतलब जहाँ पे संग्रह होता है, जिसको हम ग्रंथालय कहते हैं, पुस्तकालय कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में स्टोर हाउस कहते हैं। तो स्टोर हाउस में क्या होता है, होते चीज़ें होती है, पुस्तकें होती है। तो यहाँ पे क्या है कि सभी धर्मों के बीज रहते हैं इसमें। अभी धर्म क्या है, धर्म कुशल भी है, अकुशल भी है, हाँ? इस अर्थ से उस कुशल और अकुशल धर्म के जो बीज है, हाँ? वो इसमें निहित है, संग्रहित है, इसलिए उसको आलय विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इस शब्द से उसको हमें एक शब्द में अगर समझना है तो जो भी समग्र धर्म है, चित्त में, चित्त के बाहर जो भी हमें धर्म या संसार के, हम कह सकते कि सभी संस्कारिकता, हाँ, या असंस्कारिकता के भी जो बीज है, जिसको हम निर्वाण या बुद्धत्व के जो बीज कहते हैं, हाँ, वो भी धर्म है। वो सभी बीज जिस जगह पे
संग्रहित है उसको आलय विज्ञान कहते हैं। इस शब्द से अगर आप समझ सके कि जो भी हमारे अभी तक के किए हुए कर्म और अभी भी जो हम अभी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस कर्म के अंदर भी आलय विज्ञान कार्यान्वित है। जैसे कि मैं सर एक आज मुझसे गलती हुई सर। अभी मत बताइए प्रेम भारती, बाद में बताइए, अभी मुझे बात करने दीजिए। क्योंकि ऐसा कोई क्षण नहीं है और ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जो बिन बीज से मतलब होता हो या हुआ हो। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि हम जागरूक नहीं थे इसलिए हमें पता नहीं कि वो कैसे और क्यों हुआ, वो आप जरूर कह सकते हैं। और इसलिए कभी कभी हमें लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आपको लगना और पता नहीं होना वो तो हमारी कमजोरी है, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं है आपके जीवन में, मेरे जीवन में, जो क्षण प्रतिक्षण हो चुकी है, हो रही है या होने वाली है, जिसमें आलय विज्ञान का रोल ना हो, आलय विज्ञान का वो बीज ना हो। जहाँ बीज नहीं है वहाँ पे मूल नहीं है, और जहाँ मूल नहीं है वहाँ पे वृक्ष नहीं है। अगर वृक्ष दिख रहा है आपको, बीज दिख रहा है, तो मतलब उसके भीतर बीज जरूर है, और बीज के कारण ही उसका मूल बना, बीज के कारण ही उसके ब्रांचेस हुए, उसी ब्रांचेस के अंदर उसके फूल पौधे या फूल और फल लगे हैं, जो हमें पूरा हमारा चैतन्य में जो स्वरूप दिखाई दे रहा है। फिर वो चैतन्य हमारे रोम रोम में क्यों ना हो, जो हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सभी चेतना के अलग अलग विषयों में, जिस विषयों के साथ हमारा संपर्क हो रहा है, देखने में, सुनने में, सोचने में, कल्पना करने में, ये सभी उसी ही बीज से, वो बीज है इसलिए वो सभी चीज़ें वो हमारे भीतर प्रोसेस हो रही है, अन्यथा प्रोसेस नहीं होती। ये पहली बात। दूसरी चीज है कि ये उत्पन्न होता है और पुनः विलीन हो जाता है, मतलब ये नित्य नहीं है। एक बात योगाचार में बताई है कि इसी आलय विज्ञान के स्वभाव को भ्रमित या नित्य मानने का जो भ्रम जो है वही क्लिष्ट मनोविज्ञान है। क्लिष्ट मनोविज्ञान जब आलय विज्ञान को देखता है, ऑब्जर्व करता है, जैसे कि मैंने उदाहरण बताया था कि आप आंखों से ऑब्जर्व कर रहे फैन, अभी फैन वो इतनी गति से चल रहा है और उस गति के कारण आपको लग रही है कि वो गति वो नित्य है, किसी आकार में वो परिवर्तित हो रही है, और उस आकार को देख के आपका मन यह कह रहा है कि ये इस आकार का पंखा है। वैसे ही जो आपकी गलत समझ है वही क्लिष्ट मनोविज्ञान है। किसको देख के? उस तेज घूमते हुए पंखा को देख के। वैसे ही जो आलय विज्ञान जो है ना, वो इतना प्रभावित है अपने बीजों से, निरंतर वो एक दूसरे के बीजों को वो बीजों के साथ वो प्रवाहित रहता है क्षण प्रतिक्षण। जैसे कि अभी आपको भारती जी ने पूछा, क्या अकुशल अगर रूप देख रहे हैं तो दूसरे क्षण में अगर हम कुशल देखते हैं तो क्या कुशलता भीतर आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि वो हमेशा जैसा उसका भीतर से, अगर आप जागरूक है तो भीतर से आप अगर देखो, भीतर से अगर आप जागरूक है तो जब आप बाहर देखोगे आंखों से तो स्त्री भी आपको अनासक्त भाव से आप दे सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जो कायानुपश्यना करता है तो स्त्री को एक हाड़ पिंजर की तरह देखता है, तो हाड़ पिंजर कैसे दिखाई दिया उसको? और हम देखते हैं तो हमारी देखने की दृष्टि अलग होती है, क्योंकि अंदर से वो पूरी तरह से कॉन्शियस है। अभी हम बाहर से बात करते हैं। बाहर से जब आप एक किसी वस्तु को देखते हैं जो सुंदर है और बुद्ध को देखते हैं, तो सुंदरता से जो आपने कोई फूल देखा और आपको लगा कि मुझे चाहिए, तो आसक्ति हो गई।
लेकिन दूसरे क्षण में आपने बुद्ध के रूप को देखा तो बुद्ध के प्रति आसक्ति, तो बुद्ध के प्रति जो आसक्ति हुई उससे जो चित्त बना वो कहीं ना कहीं श्रद्धा का चित्त बना। हाँ? बुद्ध के गुणों का या बुद्ध के जीवन से कहीं ना कहीं हम कनेक्ट हो गए, जिसको हम श्रद्धा का बीज कहते हैं या जागृति का बीज कहते हैं। वो बीज उसके साथ में कनेक्ट हो गया, इधर लोभ का बीज कनेक्ट हो गया। तो समझ में आए ना? तो मन एक ऊर्जा की तरह, वो जिस दिशा में वो जाना चाहता है या जाता है, तो उस दिशा के प्रत्यय में जो बीज होगा, जो कारण होगा, जो हेतु होगा, उसी हेतु के कारण वो, अभी हम आगे देखेंगे कि आलय विज्ञान में जो गुण धर्म है जिससे हमें और ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हमें सिर्फ उसकी व्याख्या क्या है या किसे आलय विज्ञान कहते हैं, अगर ये समझ में आता है तो बाकी बातें हमें समझने में सरलता हो सकती है। तो ये उत्पन्न होता है, पुनः विलीन होता है, और इसी को आधुनिक मनोविज्ञान में सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं या अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। आधुनिक विज्ञान में इसको सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड जो है, जो अनकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। आप न चाहते हुए भी आपके मन में जो विचार आते हैं वो कॉन्शियस माइंड के नहीं होते। जैसे कि आप इस क्षण में किसी का द्वेष नहीं करना चाहते या कोई लोभ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके भीतर अगर लोभ आ रहा है, आसक्ति आ रही है या जो भी चीज़ आ रही है, तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो निगेटिव इमोशंस है या निगेटिव जो हमारा कुछ संचय किया हुआ कर्म है, उसके कारण वो ऊपर आते हैं। उसको एक पाथ मिल जाता है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो बुरा वहां पे चैलेंज देता है कि तुम तो बुरे हो, तुम कैसे अच्छे बन सकते हो। तो आप अच्छा कर रहे हैं लेकिन बुरा जो किया हुआ है वो आपको चैलेंज देता है। जैसे कि बुद्ध को मारने चैलेंज दिया कि तुम बुद्ध कैसे बन सकते हो, तुमको संसार की जो चीज चाहिए मैं दूंगा, लेकिन तुम बुद्ध बनने के लिए भूल जाओ, बुद्ध मत बनो। जबकि वो बुद्ध बनना चाहते थे, बुद्ध होने के पूरे समीप थे, लेकिन फिर भी वहां पे उनका मन आ गया कि तुम ये मत बनो। तो वह तो आएगा क्योंकि उनके भीतर वो कहीं ना कहीं वो तृष्णाएं थी, वो उस प्रकार का अकुशल चित्त था, वो तो ऊपर आएगा ही, जिसको हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो उस अनकॉन्शियस माइंड का एक प्रकार से अभ्यास इस आलय विज्ञान के माध्यम से हम समझ सकते हैं। यह एक अचेतन चेतना है। अभी अचेतन चेतना मतलब वही अनकॉन्शियस, जो हमारी ऊपर की जो चेतना जो है, जिसको हम 5 इंद्रिय की चेतना, या उसमें अगर मनोविज्ञान भी थोड़ा कॉन्शियस होता है, क्योंकि 5 इंद्रियों के संपर्क में आके मनोविज्ञान भी कॉन्शियस होता है, वो हमारी चेतन में चेतना है। चेतना मतलब हमें जो दिखता है उसके आधार पर जो हम इंटरप्रेट करते हैं, और उसके आधार पर हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम प्रयास करते हैं। वो कॉन्शियसनेस जो है वो कॉन्शियस चेतना है, जो हमारी ऊपरी चेतना है, जिसको हम चित्त कहते हैं, मन कहते हैं या विज्ञान कहते हैं। लेकिन जो अचेतन है, जो ऊपर की चेतना जैसी वो जागरूक नहीं है, लेकिन उसमें बहुत कुछ खजाना भंडार, या ऐसा कह सकते कि हमारे पूरे अस्तित्व का 90% हिस्सा उस अचेतना में है, अनकॉन्शियस में है। और उसको मनोवैज्ञानिक बहुत अच्छी तरह से उदाहरण देके बताते हैं कि अगर कोई पहाड़ है, हिमालय है, जितना हमें ऊपर दिखाई देता है धरती पे या पानी के ऊपर, जिसको हम हिम पर्वत कहते हैं, तो उससे डबल गुना वो भीतर होता है या ट्रिपल गुना भीतर होता है। तो ऐसा ही हम देख सकते हैं कि जो मन हमारा एक्टिवेट है, कॉन्शियस है,
वो मिनिमम 5% है। जो हमारा ऑर्डिनरी जो ह्यूमन बीइंग का कॉन्शियसनेस है, आपका मेरा या जो भी हम मतलब पढ़े लिखे लोग भी हम कह सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी तक वर्ल्ड में जो कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ है या उसका यूज़ किया गया है 10%। जो साइंटिस्ट होते हैं या जो थॉट्स को और ज़्यादा कॉन्शियसली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, समझते, तो उनकी जो कैटेगरी आती है 10% में। 10% से और आगे जाने के लिए ऐसा कोई साधन नहीं है जो हम जा सकते जो आधुनिक जगत में। बुद्ध के पास साधन है जिसको हम ध्यान कहते हैं। ध्यान एक ऐसा साधन है कि हम अपने 95% या 90% माइंड को हम उस शुद्धता में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या उसकी जो गहराई है या उसकी जो यूटिलिटी जो है, जो 90% जो अंदर हमारे मरने तक हम उसका इस्तेमाल ही न कर पाते हैं, क्योंकि उसको देखने का तरीका या देखने की जो टेक्निक है, उसको हमें अच्छी तरह से सीखनी पड़ेगी या हम सीख रहे, तो निश्चित ही हमारे पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कि हम उसके माध्यम से अपने मन को देख सकते हैं। सर ये जिसमें हाँ जी, ये आधुनिक विज्ञान में जो मनोविज्ञान की बातें हैं उसमें 3 बातें कहते हो। ये सबकॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड माने तो यहाँ पर जो व्याख्या दी जा रही है वो आलय विज्ञान है। सबकॉन्शियस माइंड जो अभी इसमें बताया ना, तो ये आलय विज्ञान को ये शब्द डिफाइन करता है। लेकिन एक अचेतन शब्द आपने इस्तेमाल किया कि अचेतन माइंड, वो 90% मतलब अचेतन रह जाता है, ज्यादा से ज्यादा 10% से काम पूरा जिंदगी निकल जाती है उसमें। तो यहाँ क्या है कि उस अचेतन माइंड को और इसको सबकॉन्शियस माइंड को एक ही करके बात करते हैं, और वो बताते हैं कि इसकी 3 विधि है। एक विधि तो ये है कि उसको रिपीट करने से, बार बार एक ही चीज को रिपीट करने से वो चीज जागृत हो जाती है, ये तरीका बताते हैं, और इसे आसान कहते हैं। दूसरा तरीका एक है वो हिप्नोटिज्म का, कि हिप्नोटिज्म के द्वारा भी मतलब उसे वो करते हैं, तो वो उसको नकारते हैं या ये कहते हैं कि वो बहुत पेचीदा या वैसा जादू वाला काम है, उसको छोड़ दो। तो हालांकि ये डॉक्टर जो साइकोलॉजिस्ट उसे भी इस्तेमाल करते हैं। तीसरा वो स्पष्ट नहीं बताते, वो उसको छोड़ देते हैं। तो ये तीनों भी पद्धति यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना मेल खा रही है, आप बताएंगे क्या? ये तो नहीं लग रहा है कि ये उसके साथ मतलब तालमेल प्रॉपर है इसका। नहीं, अभी तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि ये जितनी भी साइकोलॉजिकल थेरापीज और टेक्निक्स और हीलिंग जो है, वो बौद्ध धर्म के सामने 10% भी नहीं है। ठीक है, उनके हीलिंग से वो नहीं मिलेगा कि जो बुद्धिज़्म के प्रैक्टिस और मेडिटेशन से मिलता है। और इसलिए वहाँ की जो टेक्निक है वो उनकी एक हाँ लिमिटेड है, और वो पर्टिकुलर उस व्यक्ति के जो इलनेस है, डिसीज़ है, उसी को रिलीव करने तक है। उससे बियॉन्ड जाने के लिए उनके पास कोई टेक्निक नहीं है। हाँ, आजकल जो नए ब्रांचेस साइकोलॉजी में आ रहे हैं, जिसको हम स्पिरिचुअल साइकोलॉजी कहते हैं या कॉन्शियसनेस या ट्रांसेंडेंटल साइकोलॉजी कहते हैं, उसमें बहुत सारी बातें बुद्धिज़्म या मेडिटेशन को लेके बहुत सारी उसमें ऑप्ट करके वो अभी रिसर्च कर रहे हैं या उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास में जो पाथ है जो मेडिटेशन का, मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई और यूनिक किसी की और किसी के पास में होगा। तो हाँ, रिसर्च भी नहीं, हाँ उसका डिस्कवरी भी नहीं कर पाएंगे। जो बुद्ध ने दिया है उसके बाद में जो हमारे बहुत विद्वानों ने, आचार्यों ने जो डिस्कवरी किया है, हाँ, इसमें ही सब कुछ है, और इसी से ही वो मतलब उस चेतना का
रूपांतरण करने की जो क्षमता है हमारे ही ध्यान के भीतर है, ऐसा हम ज़रूर देख सकते हैं। नहीं, हम ही नहीं देख रहे बल्कि बड़े बड़े जो वैज्ञानिक लोग बौद्ध धर्म के आचरण को या बुद्ध की जो ध्यान पद्धतियाँ है उसका बहुत अच्छी तरह से उसका साइंटिफिकली क्या कहते हैं रिसर्च कर रहे हैं उसके डेटाबेस के आधार पर। तो यही है जो हम ध्यान कर रहे हैं, वही एकदम सही ध्यान है जिसके कारण हम उस आलय विज्ञान का हम रूपांतरण कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी पिछले अनुभव की जो छाप है जिसको हम वासना कहते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है कि बीज और उससे बीज से जो प्रवृत्ति विज्ञान जो है उसका भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में क्या संबंध है इस आलय विज्ञान का, इसमें बताया गया है। जिसमें पिछले अनुभव के छाप मतलब वासना को भविष्य के अनुभव के बीज के रूप में संग्रहित किया जाता है। उदाहरण के तौर पे आपने कल किसी चीज का अगर अनुभव लिया है फर्स्ट टाइम, तो वो जो अनुभव जो है वो तो अनुभव लेने के बाद उसकी जो छाप जो है वो आपके आलय विज्ञान में स्टोर हो जाती है बीज के रूप में। ठीक है, वो भूतकाल हो गया, मतलब कल 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 की घटना थी कि किसी व्यक्ति को आपने पहली बार देखा या किसी व्यक्ति के नाम को पहली बार सुना। ठीक है, उस व्यक्ति को पहले आपने देखा ही नहीं था ना उसका आपने नाम सुना था, लेकिन देखा कल। तो उस व्यक्ति के प्रति जो कुछ भी सकारात्मक या नकारात्मक जो फीलिंग रही होगी, जो आपका ऑब्जर्वेशन रहा होगा, उससे एक आपके चित्त में छाप पड़ी जिसको आलय विज्ञान की भूमि कहते हैं। वहाँ पे उसकी छाप पड़ी। अभी वो जो छाप पड़ी जो है वो अनुभव जो है वो आपके भविष्य के बीज के रूप में संग्रहित किया जाता है। जो भूतकाल में हुआ है वो भविष्य का बीज बन जाता है। वो भविष्य का वो बीज बन जाता है। और इसलिए जो कुछ भी बीज आज हमारे पास में है, कुशल और अकुशल, तो इसी उदाहरण को आप आपके बचपन के पूरे समय में लेके जाइए, या यही चित्त अगर आप आपके पहले के जन्म में भूतकाल में लेके जाते हैं, तो वहाँ तक आप जहाँ तक हमारा जन्म पहले का रहा होगा वो सभी चेतना के भीतर जो बीज जो है वो कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। जो आज भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे जहन में नहीं होती है और हमारे कभी कभी फल के रूप में बाहर आ जाती है, और हमें लगता है यार मैंने तो ऐसा कुछ कर्म ही नहीं किया था, ऐसा मैंने खाया ही नहीं था, ऐसा कुछ मैंने बुरा ही नहीं किया है काया वाचा मन से। फिर भी कभी कभी लोग हम ऐसे अकाल मृत्यु होते हुए देखते हैं, अकाल बीमार होते हुए देखते हैं। अकाल मतलब उसके जीवन में ऐसा दुख आ जाता है कि कभी कल्पना ही नहीं किया होगा, और हमने भी कभी ऐसा सोचा नहीं होगा इस व्यक्ति के जीवन में इतना सरल सुंदर और सदाचारी व्यक्ति था, कैसा उसका जीवन अस्त व्यस्त हो गया। और इससे हमें पता ही नहीं चलता है कि ये क्या कर्म कुशल है क्या अकुशल है, और हम कर्म के सिद्धांत पे बहुत सारे सवाल जवाब हमारे मन में खड़े हो जाते हैं कि ऐसा कैसा कर्म का सिद्धांत। तो कर्म का सिद्धांत समझने के लिए हमें आलय विज्ञान के भीतर जो स्टोर हुए जो बीज जो है उसकी अगर हमें समझ है, तो हम अपने भी जो कुछ भी सकारात्मक नकारात्मक जो हमें सुख और दुख या हम समझ पा रहे और जो नहीं समझ पा रहे, वो भी कहीं ना कहीं उसी बीजों के संग्रह के भूतकाल के संग्रह के कारण ही वो भविष्य के रूप में वो जिसको हम प्रतीति समुत्पाद में उपादान के बाद जो भव होता है वो यही है, भव है। उपादान पश्चात भवा, जिस भव से फिर से जन्म होता है वर्तमान में, जिसको हम वर्तमान का जीवन कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया जो प्रतीति समुत्पाद में थोड़ा मैं आखिर में बताऊंगा कि उसका और इसका क्या संबंध है, और इसमें बताया भी गया है कि कौन से प्रत्यय आलय विज्ञान के कार्य में हम उसको समझ सकते हैं। जो वर्तमान की जो सक्रिय चेतना है उसको प्रवृत्ति विज्ञान कहते हैं।
और इन बीजों से ये बढ़ती है मतलब एक्सपैंड होती है। आपकी चेतना यहाँ से बैठे बैठे द्वेष करते करते भूतकाल के व्यक्ति के साथ में भी द्वेष करती है। जो भूतकाल में घटना हुई है उस व्यक्ति के साथ तक आपकी द्वेष की भावना चली जाती है। आपकी मैत्री की भावना यहाँ से बैठे बैठे पूरे विश्व तक चली जाती है। वो क्या है? प्रवृत्ति विज्ञान है। एक्सपैंड होना वो प्रवृत्ति विज्ञान है, और स्थिर रहना, एक ही जगह पे रहना, वो आलय विज्ञान है। अभी एक जगह पे रहने से कभी कभी हमें भ्रम